प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। प्लेटो का मूल नाम जो है वो एरिस्टोक्लीस था, जैसा आप देख पा रहे हैं। और इसका एक नाम अफलातून भी है। इसकी चौड़ी भुजाओं के कारण से प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टोन था और उसकी माता का नाम पेरिकेलियोन था। प्लेटो ग्रीक दार्शनिक सुकरात का शिष्य था। उसने अपनी सारी शिक्षाएं जो थे वह सुकरात से ग्रहण की थी। यहाँ हम आगे बढ़ें उससे पूर्व थोड़ा सा मैं सुकरात के बारे में बताना चाहूँगा। सुकरात एक बड़ा ग्रीक दार्शनिक था जो एक संत की तरह पूरे यूनान में घूमा करता था और जनता के बीच में जाकर उन्हें राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का कार्य करता था। वह लोकतंत्र का कई रूप में विरोधी था और यूनान में उस समय एक गृह युद्ध चला लोकतंत्र समर्थक और उनके विरोधियों के बीच में, और उसके परिणाम स्वरूप 399 ईसा पूर्व में सुकरात को जो है वहाँ पर दंड दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। सरेआम उसको जहर देकर मार दिया गया, जिसका असर प्लेटो के ऊपर हुआ। सुकरात को मृत्यु दंड देने से पूर्व, जैसा मैंने अभी आपको बताया, 30 वर्ष से पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ और ये युद्ध जो है वो वहाँ के जमींदारों और जमींदारों और लोकतंत्रवादियों के बीच हो रहा था। इस युद्ध के बाद जो लोकतंत्र के समर्थक थे उनका नियंत्रण यूनान के शासन पर बना रहा। सुकरात लोकतंत्र का विरोधी था क्योंकि वह उसको अज्ञानियों का शासन मानता था, एक ऐसे अज्ञानियों का शासन जिन्हें शासन की कला का ज्ञान नहीं था। इसीलिए लोकतंत्रवादियों ने सुकरात को लोकतंत्र विरोधी मान करके और उसे नास्तिक मान करके जहर दे दिया। इस घटना का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा। बार्कर ने इस बारे में लिखा है कि सुकरात को जहर देने से प्लेटो के विचारों में जोरदार परिवर्तन हुआ। मैक्सी ने भी कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो उठा। फॉस्टर ने कहा है कि हमें ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि प्लेटो के भाग्य में क्या था, उसके जन्म ने ही यह निश्चित कर दिया था। प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में विश्व के कई भागों की यात्रा की, जिसमें खासकर उसने यूरोप, पश्चिमी एशिया, सिसिली, उत्तरी अफ्रीका और कई विद्वान ये भी मानते हैं कि उसने भारत की यात्रा भी की। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा समय जो है वो सिसिली में बीता। सिसिली जो है वो यूनान का एक बड़ा हिस्सा था और विशेषकर वह प्रसिद्ध मैथमेटिशियन गणितज्ञ पाइथागोरस के अनुयायियों का गढ़ था। पाइथागोरस बड़ा गणितज्ञ है जिसने गणित में कई सारी प्रमेय, कई सारी थ्योरीज दी हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध थ्योरी हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। पाइथागोरस ने राजनीति के संदर्भ में भी कई महत्वपूर्ण विचार दिए, जिसमें उसने वर्गिक संख्या का न्याय का एक सिद्धांत बताया, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। प्लेटो को अगर हम देखें तो प्लेटो ने चूंकि एक लंबा जीवन सिसिली में बिताया और पाइथागोरस के अनुयायी वहाँ पर उनका गढ़ था, उनके बीच में प्लेटो रहा, इसलिए प्लेटो पर पाइथागोरस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हम उसके विचारों पर पाइथागोरस का बहुत प्रभाव देखते हैं। यहीं
उसने अपनी आरंभिक रचनाएं अपोलोजी, गार्जियास और रिपब्लिक जैसी प्रारंभिक रचनाएं लिखी। उसने रिपब्लिक जो उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें एक आदर्श राज्य की कल्पना की। उसी आदर्श राज्य के संदर्भ में उसने सिसिली का जो राजा था डायनोसियस प्रथम, उसको रिपब्लिक के उसके ड्रीम, उसका जो सपना था आदर्श राज्य का, उसके अनुसार शिक्षित करने का प्रयास किया। लेकिन डायनोसियस को वो शिक्षाएं रास नहीं आई और उसने प्लेटो को बंदी बनाकर, दास बनाकर बेच दिया। वहां से सिसिली से वापस प्लेटो अपने मूल नगर एथेंस लौटा और एथेंस लौटकर प्लेटो ने एक स्कूल खोला, एक जिसका नाम उसने एकेडमी रखा, एकेडमी की स्थापना की। माना जाता है कि ये यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वार पर प्लेटो ने ये लिखवाया कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। या फिर आप देखेंगे कि यह पाइथागोरस का प्रभाव है। पाइथागोरस मैथमेटिशियन है, ज्यामिति शास्त्र का बड़ा ज्ञाता है, और वही प्रभाव कहीं ना कहीं प्लेटो पर है। और वह ये मानता है कि जिसको गणित का ज्ञान नहीं है, जिसको ज्यामिति का ज्ञान नहीं है, वह शिक्षित होने के योग्य नहीं है। 60-70 वर्ष की आयु में प्लेटो पुनः सिसिली गया और अब डायनोसियस का जो उत्तराधिकारी था, डायनोसियस सेकंड, उस जो वहाँ का अब राजा था, उसको उसने शिक्षित करने का प्रयास किया, पर उसे 3 बार वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे उसका जो काल्पनिक मस्तिष्क था, एक आदर्श राज्य बनाने की उसकी जो सनक थी, वो ठिकाने लग गई। और हम बाद में देखेंगे कि उसने लेटर एज में फिर द लॉज की रचना की, जो ज़्यादा यथार्थवादी रचना है रिपब्लिक के मुकाबले। 348 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो गई। प्लेटो ने कई सारे ग्रंथ लिखे, उनमें से अधिकांश जो हैं वो संवाद शैली में हैं, डायलॉग हैं। बेसिकली वो डायलॉग हैं उसके पूर्व के विद्वानों के बीच के, उससे पूर्व प्लेटो के पूर्व के जो दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों के बीच के वो डायलॉग हैं। यहाँ पर उसके ग्रंथों के बारे में हम पढ़ें उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उसकी इस पूरी रचना शैली पर सुकरात का प्रभाव है। हम दर्शन में सुकरात की दर्शन की एक शैली है जिसको सोक्रेटिक मेथड या सुकरातीय पद्धति कहते हैं, और उस शैली में सुकरात जो है वह जनता के साथ में या दूसरे दार्शनिकों के साथ में संवाद करता है अंतिम ज्ञान तक पहुंचने के लिए। सुकरात का एक प्रसिद्ध कथन है कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यानी वह ये मानता है कि ज्ञान की कोई एक निश्चित सीमा नहीं होती, ज्ञान अनंत है, ज्ञान की निरंतर खोज की जानी चाहिए, और इसीलिए वो संवाद स्थापित करके अंतिम ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास करता है। प्लेटो की रचनाएं भी इसीलिए सुकरातीय पद्धति में है, संवाद शैली में है, डायलॉग फॉर्म में है। उसमें सबसे प्रसिद्ध उसकी रचना जो है वो रिपब्लिक है, जिसके बारे में हम विस्तार से अभी बाद में करेंगे। रिपब्लिक के अलावा अपोलोजी, क्रीटो, लैक्स, मैनो, प्रोटागोरस, गार्जियास, फ्रेडास, फेडो, पॉलिटिकस, स्टेट्समैन, क्लोज, फिलेक्स, जॉर्जियास, यूट्रिफी, सिपिजिया, ये सब प्लेटो की रचना है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो है वो निगमनात्मक है। निगमनात्मक का अर्थ ये है कि इसमें निष्कर्ष पहले से ही निकाल लिया जाता है, सामान्यीकरण पहले से ही कर लिया जाता है, और फिर सामान्यीकरण से विशेष की ओर बढ़ा जाता है, या हम कहें कि पूर्व निर्धारित निष्कर्ष या धारणा से उदाहरणों की ओर बढ़ा गया है। तो ये
प्लेटो का रचना संसार है। जैसा अभी मैंने कहा कि प्लेटो की जो मूल पुस्तक है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक में कई सिद्धांतों की वो रचना करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत न्याय है, इसलिए उसका दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस भी है। जैसा मैंने कहा, रिपब्लिक संवाद शैली में है और इसका मुख्य पात्र जो है वो उसका गुरु सुकरात है। प्लेटो ने जो कुछ भी कहा है वह सुकरात नामक पात्र के माध्यम से रिपब्लिक में कहा है। नेटलशिप ने रिपब्लिक पुस्तक के बारे में ये कहा है कि इस पुस्तक को न सिर्फ एक दार्शनिक रचना बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों संबंधी रचना भी माना जा सकता है। इसे जो न सिर्फ मानव जीवन पर विचार कर रहा है बल्कि इसे सुधारने और क्रांतिकारी बनाने के लिए गहराई से चिंतित भी है। सेबाइन कहता है कि रिपब्लिक एक ऐसी पुस्तक है जिसका वर्गीकरण करना कठिन है। यह आधुनिक सामाजिक अध्ययन या विज्ञान की किसी भी श्रेणी में फिट नहीं करता। इसमें प्लेटो के दर्शन के लगभग प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया है और ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन है। इसलिए रिपब्लिक कोई ऐसा विशेष ग्रंथ नहीं है जो राजनीति या नैतिकता या अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान से ही संबंधित हो। इसमें ये सभी शामिल है और इनके अलावा कला, शिक्षा और दर्शन भी उसमें सम्मिलित है। लियो स्ट्राउस ये कहता है कि रिपब्लिक राजनीतिक भाववाद का व्यापकतम एवं गहनतम विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राजनीतिक भाववाद का मतलब है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। राजनीतिक भाववाद या आदर्शवाद सबसे विनाशकारी मानवीय भावना है और द रिपब्लिक राजनीतिक आदर्शवाद की अब तक की सबसे बड़ी आलोचना है, ये ब्लूम कहता है। रूसो ने रिपब्लिक को अब तक की शिक्षा संबंधी सबसे अच्छी रचना माना है। आगे हम रिपब्लिक में वर्णित सिद्धांतों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।